नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं जो पिछले वीक से लेते हैं हम। खेल से इस बार दोस्तों 5 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से भी 5 क्वेश्चन हैं। स्थान से 4 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से 6 क्वेश्चन इस बार। पुस्तक से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। डिफेंस की बात करें तो 3 क्वेश्चन डिफेंस से हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 हैं। योजना से 4 क्वेश्चन हैं और लास्ट में विविध से भी 4 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 35 क्वेश्चन हैं जो पिछले वीक से है। शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे खेल के क्वेश्चन जो कि इस बार कितने लिए हैं? 5 क्वेश्चन खेल से लिए गए हैं। पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका आंसर देखेंगे। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी राइट होगा। लिन चुन यी ने जो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल का खिताब था वो अपने नाम किया है। हम बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट के आयोजन की, तो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और लिन चुन यी जो चीनी ताइपे से हैं उन्होंने किसको हराया है? जोनाथन क्रिस्टी को। कहाँ से हैं ये? इंडोनेशिया से हराकर इनको और ये खिताब अपने नाम किया गया है। इसके अलावा बात करें हम महिला एकल की, तो महिला एकल में एन से यंग जो कि दक्षिणी कोरिया से है, उन्होंने किसको हराया है? चाइना की है वांग जी, चीन की है जो, उसको हराया है। पुरुष युगल की बात करें तो लियांग वेईकेंग और वांग चांग की जोड़ी जो कि चाइना से हैं, इनकी जोड़ी ने एच मिडोरिकावे और के यामाशिता ये जापान की जोड़ी इसको हराया है। महिला युगल की बात करें हम तो लियू सेंगसू और टेन निंग ये चाइना की जोड़ी है, इन्होंने किसको हराया है? जापान की जोड़ी है वाई फुकुशिमा और एम मात्सुमोतो ये जापान की जोड़ी, इनको हराया है। और मिश्रित युगल की बात करें तो डी पुआरनाकुरा और एस तायरातानाचाई ये थाईलैंड की जोड़ी है, इन्होंने किसको हराया है? डेनमार्क की जोड़ी थी एम क्रिस्टेनिसन और ए बॉय को, इनको हरा करके ये जो टूर्नामेंट है इसका खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, कहाँ आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन आपका इसमें सी होगा, अमेलिया वालवर्डे। अमेलिया वालवर्डे कहाँ से हैं ये? ये कोस्टा रिका से हैं। कोस्टा रिका से हैं और इनको भारतीय महिला फुटबॉल टीम जो है उसका मुख्य कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों इनके पास अनुभव की, तो ये 39 वर्षीय हैं और इन्होंने 2015 से 2023 तक महिला विश्व कप में कोस्टा रिका टीम का नेतृत्व भी किया है। 2015 और 2023 में इन्होंने जो कोस्टा रिका टीम है उसका नेतृत्व भी किया है। और इसके अलावा बात करें हम एफसी महिला एशिया कप 2026 की, तो इसके लिए ये मजबूत दावेदार मानी जाएगी भारतीय टीम, क्योंकि इनका जो कोचिंग का रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है। अब इनको भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन किया गया है? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? कबड्डी चैंपियन लीग 2026 के पहले सत्र का, तो ये कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है सब हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो रिंधाना हरियाणा में इसका शुभारंभ किया गया है। कब? 25 जनवरी को। ठीक है, कब तक चलने वाला है?
7 फरवरी तक चलने वाला, 25 जनवरी से 7 फरवरी तक कबड्डी चैंपियन लीग 2026 है, जो को पहला सत्र है वो रिधाना हरियाणा में इसका शुरुआत हुआ है। और बात करें उद्घाटन की तो हरियाणा खेल विश्वविद्यालय रॉय सोनीपत में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हो गई है 25 जनवरी से और ये 7 फरवरी तक चलने वाला टूर्नामेंट है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आईसीसी ने T20 पुरुष विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस टीम को शामिल किया है? अमेरिका, केन्या, स्कॉटलैंड या फिर जर्मनी? आपको पता है आईसीसी ने बांग्लादेश को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की मांग थी कि वो अपने जो मैच हैं वो श्रीलंका में करवाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि भारत में वो मैच नहीं खेलें। ठीक है, इस वजह से आईसीसी ने श्रीलंका जो बांग्लादेश की टीम है उसको बाहर कर दिया है। ठीक है, उनके स्थान पर जब आईसीसी ने अब किस देश की टीम को इसमें शामिल किया है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? सी, स्कॉटलैंड टीम को। तो बांग्लादेश के स्थान पर अब स्कॉटलैंड जो टीम है वो आईसीसी जो T20 पुरुषों का है विश्व कप 2026 उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। बात करें दोस्तों इसके आयोजन की, तो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने वाले हैं। इसकी शुरुआत 7 फरवरी से 8 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है, 7 फरवरी से 8 मार्च तक। ठीक है, इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 20 देशों की टीमें हैं जो हिस्सा ले रही है। बांग्लादेश को अभी बाहर करके इसके स्थान पर अब स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं आईसीसी की, तो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? भारत के ही हैं, जय शाह जी हैं। और इसका जो मुख्यालय पड़ता है, हेडक्वार्टर पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है? दुबई में इसका आईसीसी का मुख्यालय पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, तो ये ऑप्शन है आपके सामने, जोधपुर, लखनऊ, राजगीर या फिर रुड़की में। तो कहाँ किया गया है बताइए, कौन सा राइट होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी, रुड़की में किया गया है ये। ठीक है, स्थान की बात की जाए तो COER विश्वविद्यालय है जो रुड़की उत्तराखंड में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? रुड़की उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं आज के। अब बात करेंगे हम प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन की। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल देखेंगे, हाल ही में न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर टिक करना है आपको। तो किसे किया गया है बताइए? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मुआनपुई सायावी, मुआनपुई सायावी। ठीक है, इनको न्यूजीलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मुआनपुई सायावी को न्यूजीलैंड में भारत की अगली उच्चायुक्त और अमित कुमार मिश्रा जी को जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मुआनपुई की बात करें दोस्तों तो ये 2005 बैच की वरिष्ठ IFS अधिकारी है, इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी है 2005 बैच की, और ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बात करें हम अमित कुमार जी की, तो ये 2004 बैच के IFS अधिकारी है। ठीक है, तो भारत का जो राजदूत है न्यूजीलैंड में वो किसे किया गया है? मुआनपुई सायावी को। इसके अलावा जॉर्जिया में बात करें तो अमित कुमार मिश्रा जी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने नासा से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है, नासा से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो किसने की है अभी? ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, सुनीता विलियम्स जी ने। सुनीता विलियम्स जो हैं भारतीय मूल से हैं, अमेरिकी नागरिक है। इनके जो फादर साहब थे वो भारत के थे, गुजरात से, तो हम कह सकते हैं भारतीय मूल की है, लेकिन ये अमेरिकी नागरिक हैं। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो 27 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम से सेवानिवृत्ति इन्होंने ले ली है। सुनीता विलियम्स की बात करें तो 2006 में पहली बार स्पेस शटल डिस्कवरी के माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा की और बाद में स्पेस शटल अटलांटिस से पृथ्वी पर लौटी थी ये। इसके अलावा बात करें सुनीता विलियम्स जी की तो 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर यान से यात्रा की और 608 दिन तक
अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, कुछ दिन के लिए गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये काफ़ी दिनों तक वहाँ फंस गई थी, तो 608 दिन तक ये वहाँ पर रही थी। ठीक है, तो अभी सुनीता विलियम्स जी ने ये सेवानिवृत्ति ले लिए, किससे? नासा से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीजेपी का नया अध्यक्ष बना है जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन नवीन या राजनाथ सिंह जी? तो किसे बनाया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, नितिन नवीन जी को। नितिन नवीन जी बात करते तो बीजेपी पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान में ये पटना जिले के बांकीमपुरा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार ये विधायक हैं और इन्होंने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर सड़क निर्माण, शहरी विकास और आवास कानून जैसे अहम विभागों में इन्होंने कार्य भी संभाला है। तो ये बिहार से हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का अब इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपका इसमें डी होगा, शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। इनको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। इन दोस्तों ये जो चुने गए हैं ये भारत के राजा रणधीर सिंह जी, जिनको 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, उनके स्थान पर इनको चुना गया, क्योंकि राजा रणधीर सिंह जी की तबीयत खराब रहने की वजह से काफ़ी बीमार रहने लग गए थे। इस वजह से इनके स्थान पर अब शेख जोआन बिन अहमद अल थानी जी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्थापना की बात करें हम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, तो 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में की थी और इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या फिर धावक? तो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जी जो हैं उनका भी निधन हुआ है, तो वो किस खेल से संबंधित थे बताइए? ऑप्शन बी राइट होगा आपका, क्रिकेट से। इंद्रजीत सिंह ने 1993 से 96 तक बीसीसीआई के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा बात करें 1978 से 2014 तक लगातार ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है और मोहाली में जो स्टेडियम है पीसीए स्टेडियम, उसका नाम बदलकर अब आईएस बिंद्रा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन भी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्रिकेटर थे और इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। 4 क्वेश्चन है स्थान से, तो पहला सवाल देखते हैं आज के स्थान से संबंधित का। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग कहाँ स्थापित की गई है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिवलिंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात में? तो कहाँ की गई है बताइए? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, बिहार में। स्थान की बात करें तो जानकीपुर केसरिया, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार में विराट रामायण जो मंदिर है वहाँ पर ये विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग की जो शिवलिंग है वो स्थापित किया गया है। 33 फीट के करीब इसकी ऊंचाई है और 210 टन वजन का है, जो कि एक ही ग्रेनाइट पत्थर से ही इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके निर्माता जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है। इसको 33 फीट ऊंची है, ये 33 फीट ऊंची है और 210 टन वजनी है। और अच्छी बात यह है कि एक ही ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान से? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य तो किस राज्य में है ये बताइए? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, राजस्थान में। राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के राजसमंद में, राजसमंद जिला पड़ता है, राजसमंद में, ये राजस्थान के राजसमंद में है ये कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको अब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किसने किया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़
वन्यजीव अभ्यारण्य को आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। क्या उद्देश्य है? जैव विविधता का संरक्षण करना और अभ्यारण्य के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय को सहयोग देना है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो राजस्थान के राजसमंद जिले में ये पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहली डॉग सेंचुरी का शुभारंभ किया गया है? राजस्थान, पंजाब, ओडिशा या फिर असम में? तो कहां किया गया है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, पंजाब में। ठीक है, लुधियाना पंजाब में ये राज्य की पहली डॉग सेंचुरी का शुभारंभ किया गया है। और इसका जो शुभारंभ किया पंजाब सरकार के जो निकाय मंत्री हैं, स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा जी, उन्होंने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी उद्घाटन किया है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो आवारा कुत्तों की समस्या का मानवीय समाधान करना और शहरी क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करना है। तो ठीक है, तो राज्य का पहला है ये डॉग सेंचुरी शुभारंभ किया गया है कि कहाँ पर? लुधियाना पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को कहाँ की राज्य की तितली घोषित किया गया है? लद्दाख, असम, चंडीगढ़ या फिर कर्नाटक में? तो धारीदार जो टाइगर तितली है वो जो है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ का राज्य की तितली घोषित किया गया है इसको। चंडीगढ़ के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने धारीदार टाइगर तितली को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश की राज्य की तितली घोषित किया है। क्या उद्देश्य है? स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में तितलियों के महत्व को पहचानना है और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, तो टाइगर तितली है ये, धारीदार टाइगर तितली, जिसको राज्य की तितली का दर्जा दिया है चंडीगढ़ सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन। हाल ही में स्कोच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है बताइए? ऑप्शन बी, सी डॉट को स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सी डॉट को 104वें स्कोच शिखर सम्मेलन में स्कोच अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है। यह सम्मान उसकी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन, जो एक राष्ट्रीय आपदा एवं आपातकालीन चेतावनी मंच है, के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बात करें, यह तकनीकी मोबाइल फोन पर सीधे वास्तविक समय में रियल टाइम में आपदा चेतावनियाँ भेजने के लिए विकसित की गई है। यानी कि कोई भूकंप आता है या बाढ़ आती है, बिजली पड़ने की संभावना रहती है, तेज़ बरसात आती है, तो उसकी जो पहले से जानकारी, रियल टाइम में जो जानकारी है वो इस जो है सी डॉट के माध्यम से दी जाती थी। इसलिए इनको स्कोच शिखर सम्मेलन में जो है स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 11वें नंबर का संस्करण था अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026, जिसमें जो पुरस्कार दिया है पद्म पाणि पुरस्कार, वो किसे मिला है? तो किसे मिला है बताइए? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, इलैया राजा जी को। इलैया राजा जी को जो है पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, आयोजन की बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सांस्कृतिक कार्य विभाग के सहयोग से ये जो है ये अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसका आयोजन किया जाता है। और यह पुरस्कार सिनेमा और कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पद्म पाणि पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में या फिर कला के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जो इस बार का जो मिला है वो किसे मिला है? इलैया राजा जी को। प्रसिद्ध संगीत साम्राज्य इलैया राज को वर्ष 2026 में पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कला से संबंधित थे ये प्रसिद्ध संगीत साम्राज्य से साम्राज्य इलैया राजा जी। तो इनको 2026 का है वो पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। 2026 में मरणोपरांत
पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? ऑप्शन ए, धर्मेंद्र देवल जी को। तो धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण जो है उससे सम्मानित किया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो पांच हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कौन कौन है? धर्मेंद्र जी के अलावा केटी थॉमस, नयराजम, पी नारायण और वी.एस. अच्युतानंदन। इन पांचों को जो है 2026 में ये जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? विजय रावत, शुभांशु शुक्ला जी, रूपाली साय, फिर निधि शर्मा। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? शुभांशु शुक्ला जी। ग्रुप कैप्टन है ये एयरफोर्स में और 41 साल के हैं ये। इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का दौरा करने और हाई स्टेक एक्सियोम मिशन 4 को संभालने के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी और अनुकरणीय साहस के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया है। ठीक है। ये वे SpaceX ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के पायलट थे और भारत के पहले ऐसे नागरिक हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। ठीक है। तो जो पुरस्कार है दोस्तों अशोक चक्र है, ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अगर हम बात करें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की तो कौन सा है? परमवीर चक्र होता है। लेकिन शांतिकालीन की बात कर रहे हैं हम, तो शांतिकालीन जो पुरस्कार है सर्वोच्च वो कौन सा होता है? अशोक चक्र होता है। वो किसे मिला है? शुभांशु शुक्ला जी को, जो कि ग्रुप कैप्टन है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को मिला है? तो किसे मिला है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा सिक्किम की। सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निशान के नाम से जाना जाने वाला यह पुरस्कार वीरता, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कौन सा? राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार। स्वतंत्रता के बाद से केवल 14 राज्य को ही ये प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इस बार जो मिला है वो सिक्किम पुलिस को मिला है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2026 में भारत सरकार ने कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? 125, 131, 141 या फिर 101। तो 2026 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? ऑप्शन बी 131, जिसमें मैंने आपको 5 तो पद्म विभूषण बताए थे, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री है। ठीक है। तो टोटल कितने हैं? टोटल 131 है। और सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है दोस्तों वो भारत का कौन सा होता है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न होता है। उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री है। ठीक है। तो 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पुस्तक से संबंधित क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल देखते हैं आज के बुक से। हाल ही में पलानी वेलु गट्स नामक पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ओम बिरला जी या फिर सीपी राधाकृष्णन जी। पलानी वेलु गट्स का हिंदी संस्करण आया है, उसके जो विमोचन किया है वो किसने किया है? सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है सीपी राधाकृष्णन जी? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। नई दिल्ली में प्रख्यात सर्जन डॉक्टर सी पलानी वेलु की आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है? पलानी वेलु गट्स है। उसका हिंदी संस्करण का विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा किया गया है। यह आत्मकथा उनके साधारण शुरुआत से लेकर दक्षिण भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के केंद्र जो कि स्थापना 1991 में हुई थी की स्थापना और विश्व स्तरीय सर्जन बनने की यात्रा को दर्शाती है। ठीक है। तो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है।
आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक चेलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, तरुण मिश्रा जी, अंकुर अग्रवाल जी, विनय चौहान या फिर श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी जी। तो इसका जो लॉन्च किया है वो किसने किया है पुस्तक का? डी, श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी जी ने। ठीक है, लेखक की बात करें तो इसको लेखक कौन है? श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी जी हैं, जो पूर्व सचिव भारत सरकार के हैं। और इसका जो विमोचन किया है वो किसने किया है? उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, यह पुस्तक राम जन्मभूमि यात्रा, उससे जुड़ी चुनौतियों और प्रतिक्रियाओं का विवरण देती है। ठीक है, तो सुरेंद्र कुमार पचौरी जी द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका जो विमोचन किया है वो किसने किया है? डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। अब बात करेंगे डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस की। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस बार। हाल ही में किस देश में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 आयोजित किया गया है? भारत, श्रीलंका, मालदीव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वें नंबर का त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? दोस्ती 17 है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मालदीव में। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने हिंद महासागर में समुद्री सहयोग और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के माले में दोस्ती अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? खोज और बचाव, संचार और समन्वय पर ध्यान केंद्रित करना है, साथ ही ताकि साझा क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इसके अलावा बात करें, यह अभ्यास पहली बार 1991 में भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ था, परंतु 2012 में श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया है और प्रति 2 वर्ष में इसका अभ्यास का आयोजन किया जाता है। बारी बारी से ये देश जो है इसकी मेज़बानी करते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्ती 17 में कौन से 3 देश हैं? क्वेश्चन बन सकता है। दोस्ती 17 जो अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रासी प्रथम कहाँ किया गया है? त्रिपुरा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर या फिर असम में? इंडियन आर्मी द्वारा ये जो है त्रासी प्रथम, इसका जो शुभारंभ किया गया है वो कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किश्तवाड़ा जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर ये चल रहा है अभी। और ये एक बहुदिवसीय आतंकवादी विरोधी और क्षेत्र नियंत्रण अभियान है, जिसमें भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी है और सीआरपीएफ भी है। संयुक्त रूप से इसको कमांड की जा रहा है और इसका जो उद्देश्य है वो आतंकवादियों का पता लगाना है, उनको ठिकानों को नष्ट करना है और घुसपैठ को रोकना है। ठीक है, तो ये त्रासी प्रथम जो है ये JNK में अभी चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने किस शहर में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास किया है? कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर हल्दिया में? तो भारत और जापान के 2 तटरक्षक बल हैं, उनके द्वारा जो HNS की बात करें तो ये खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से संबंधित एक ये अभ्यास था, वो उसका आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। मुंबई में की बात की जाए तो समुद्र तट पर इसका अभ्यास किया गया है। संयुक्त रूप से खतरनाक और हानिकारक पदार्थ यानी कि HNS से निपटने का अभ्यास किया गया है। यह अभ्यास प्रदूषण नियंत्रण पोत और ICGS समुद्र प्रहरी पर आयोजित किया गया था। क्या उद्देश्य है? हिंद और प्रशांत साझेदारों के बीच परिचालन समन्वय, आपदा तैयारी और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच जो है HNS यानी कि खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से संबंधित जो ये अभ्यास था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित क्वेश्चंस की। इस बार इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में देश की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ रखी गई है बताइए। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, गुजरात में।
क्या उद्देश्य है? यह प्रयोगशाला खतरनाक और उच्च जोखिम वाले वायरस जैसे कि इबोला और निपाह के शोध, निदान और उनके खिलाफ वन हेल्थ मिशन को मजबूत करने के लिए तैयार की जा रही है। ठीक है, लगभग 362 करोड़ रुपए की राशि और 11,000 वर्ग मीटर में ये गांधीनगर गुजरात में इसको विकसित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ जो किया है वो गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस ने किसके साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसरो, डीआरडीओ, स्काईरूट या फिर पिक्सल के साथ में। तो किसके साथ में समझौता किया है? ये ऑप्शन आपका डी राइट होगा, पिक्सल के साथ में। इन स्पेस ने बेंगलोर स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के नेतृत्व वाले एक संघ के साथ समझौता किया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? भारत की निजी अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना है और विदेशी डेटा पर निर्भरता को कम करना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें लक्ष्य की, तो यह संघ 12 उपग्रहों का एक तारामंडल है उसको विकसित करने वाला है, और जिसमें हाइपर स्पेक्ट्रम और अन्य हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट शामिल होंगे। ठीक है, तो ये इसका जो डील किया है वो पिक्सल के साथ में किया है। आगे बढ़ेंगे। योजना से संबंधित क्वेश्चन, पहला सवाल देखते हैं आज के योजना से। हाल ही में किस राज्य ने आमे पडीबा आमा बसारे योजना शुरू की है? तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक या फिर ओडिशा? आमे पडीबा आमा बसारे योजना किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा ने। शुभारंभ किसने किया? उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा जी द्वारा, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मातृभाषा में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये 5 वर्षीय योजना है जो कि प्रारंभिक जो बाल बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाने वाली है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक व्यंजन योजना शुरू की है? एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यूपी दिवस 24 जनवरी के अवसर पर एक जिला एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, अमित शाह जी गृह मंत्री है, साथ में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के भी योगी आदित्यनाथ जी भी। उद्देश्य की बात की जाए तो आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े, लखनऊ का मलाई मक्खन और कानपुर के समोसे जैसे स्थानीय व्यंजनों को जीआई टैग के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। ठीक है, इनको जीआई टैग मिलेगा, उसके बाद में इनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक जो आएंगे वो इनको जो स्वाद है उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु? मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, पंजाब सरकार द्वारा। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क और बिना शुल्क वाला चिकित्सा उपचार मिलने वाला है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? सभी निवासियों को अस्पताल के खर्चों की चिंता किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो भगवंत मान जी द्वारा ये योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो अटल पेंशन योजना है उसका अवधि जो है उसको बढ़ा दिया गया है। और कब तक बढ़ाया है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, 2030-31 तक। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 में की गई थी। असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको वृद्धावस्था में सुरक्षा के लिए पेंशन शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें 60 साल की उम्र पर हर एक महीने में 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन जो थी वो मिलने वाली थी। और इसका जो समय था वो 2026 में, जनवरी 2026 में समाप्त होना था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2030-31 तक कर दिया गया है। आगे देखेंगे।
अब बात करेंगे लास्ट में विविध से संबंधित क्वेश्चंस की। हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला देश का एकमात्र राजकीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें जो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी है उसमें शामिल होने वाला देश का एकमात्र राजकीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना है बताइए? ऑप्शन सी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। यह उपलब्धि 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता से पहले हासिल की गई, जहां PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के साथ मिलकर इस नेटवर्क का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो भारत की जो है वो एकमात्र जो कृषि विश्वविद्यालय है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, उसको ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने ये बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है? 7.3% किया है। भारत की जो GDP है वो 2025-26 में कितना अनुमान लगाया है? 7.3%। ठीक है, पूरा नाम की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मनी फंड। ठीक है, स्थापना की बात की जाए तो 1944 में की थी, लेकिन औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को ये गठित हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और सदस्य देश कितने हैं? 191 इसमें सदस्य देश हैं। क्या उद्देश्य है इसका? राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग करना है, वित्तीय स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत की जो GDP दर है 2025-26 की वो कितनी बताई है? 7.3%। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो कौन सा बना है बताइए? ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन है जो ब्रिटेन आधारित रैंकिंग एजेंसी जो विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी करता है। कंप्यूटर विज्ञान जो विषय था इस बार, इसमें जो रैंक रही है वो 96 नंबर भी रैंक रही है। किसकी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की। भारत में ये टॉप पर रहा है कह सकते हैं। अगर हम कंप्लीट रैंकिंग की बात की जाए तो टोटल में तो इसका जो रैंक रहा है वो 96 नंबर पर रहा है, लेकिन भारत में जो रहा है एकमात्र संस्थान है ये जो टॉप 100 में जगह बनाया है वो कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु, जिसका रैंक क्या रहा है? 96। हाल ही में विश्व आर्थिक मंत्र सम्मेलन 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? टोक्यो, दावोस, हैग या फिर दिल्ली? विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन जो है वो कहाँ किया गया है? दावोस में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दावोस स्विट्जरलैंड में 19 से 23 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था और ये जो इसका विषय था वो ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स इसका विषय था। भारत की भागीदारी जो थी, भारतीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी और प्रहलाद जोशी, इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें भारत की आर्थिक प्रगति का पर भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है वो उसका जो सम्मेलन है वो दावोस में किया गया था, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।